नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आज राजधानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजधानी लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतवासियों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो के नारे ने हर किसी के अंदर जोश भरा। नेताजी ने देश में रहते हुए देश के बाहर रहकर जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। आज भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय नक्शे पर मजबूत पहचान बना रहा है। बड़ी कंपनियों की लगातार दिलचस्पी और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्तावों के बीच यूपी में 325 किलोमीटर लंबा डिफेंस कॉरिडोर सर्किट आकार ले चुका है। झांसी, कानपुर और लखनऊ के बाद अब उन्नाव को 7वें नोड के रूप में शामिल कर लिया गया है, जहां करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश की शुरुआत हो चुकी है। 4 प्रमुख जिलों को जोड़ने वाला यह डिफेंस कॉरिडोर देश का सबसे लंबा और रणनीतिक रक्षा औद्योगिक क्लस्टर बनने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहले से मौजूद 6 डिफेंस नोड से आगरा और अलीगढ़ के साथ झांसी, कानपुर और लखनऊ शामिल थे। अब उन्नाव को नए डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित कर पूरे नेटवर्क को एक सर्किट के रूप में जोड़ा जा रहा है। इस विस्तार के साथ ही यूपी का डिफेंस कॉरिडोर सर्किट लगभग 325 किलोमीटर में फैल गया है। इस परियोजना के हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, मशीन गन, बुलेट और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उपकरणों के निर्माण का रास्ता खुलेगा और शासन के मुताबिक हर एक नोड से ही करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। प्रयागराज के संगम पर आज शुक्रवार सुबह माघ मेला में बसंत पंचमी स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज 1 से 2 करोड़ और अगले 4 दिनों में 3.5 करोड़ भक्तों के श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का अनुमान है। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 1 करोड़ 4 लाख भक्तों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। यह संख्या दिन चढ़ने के साथ ही और बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु ठंड और कोहरे को मात देते हुए संगम तट पर पहुंच गए थे। वहीं मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीडीएस और यूपीएटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात हैं। माघ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। बसंत पंचमी से लेकर 26 जनवरी तक 4 दिनों में लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम तट पर आने का अनुमान है। पंचमी के स्नान पर्व पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा और स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं।
बरसाना नंदगांव में बसंत पंचमी पर अनूठे उत्सव होली की शुरुआत हो गई है। आज से ब्रज के सभी मंदिरों में अबीर गुलाल उड़ने लगा है। 40 दिवसीय होली के उत्सव में लाखों लोगों की मौजूदगी भगवान के जन्म और लीला स्थलियों में नजर आएगी। राधा रानी की नगरी बरसाना में शुक्रवार को ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ फाग महोत्सव का भी विधिवत आरंभ हो गया है। श्रीजी मंदिर और नंदगांव के ठाकुर मंदिर में राधा कृष्ण के चरणों में गुलाल अर्पित कर 40 दिवसीय होली उत्सव का ढांढा गड़ेगा और इसके साथ ही ब्रज की गलियों में फाग की तान, मंदिरों में समाज गायन और आंगनों में रंग की बहार बहने लगेगी और जगहोरी ब्रजहोरा की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठेगी। यह प्रतीक है कि कान्हा की नगरी में अब रंगों के त्योहार होली का आगमन हो चुका है। योगी सरकार ने इस बार लाइटिंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना और श्री नंद मंदिर नंदगांव में विशेष लाइटिंग की जा रही है। फर्जीवाड़ा कर यूपीएफसी के 64 करोड़ 82 लाख रुपए पार करने के मामले में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। यूपीएफसी के अकाउंटेंट और क्लर्क मास्टरमाइंड के संपर्क में थे। सीबीआई दोनों कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। बैंक ऑफिसर से मिलवाने में इन दोनों की भूमिका रही थी और धोखाधड़ी करने में कर्नाटक निवासी दीपक संजीव सुवर्णा और कानपुर का मनीष उर्फ अनीस हैं और दोनों नामजद आरोपी हैं। जांच एजेंसी की तफ्तीश में सामने आया है कि यूपीएफसी के चीफ अकाउंटेंट वेदपाल सिंह और क्लर्क राजकुमार गौतम मनीष के संपर्क में थे। उन्होंने उसका और दीपक का परिचय बैंक में कराया था और उनके बैंक अधिकारियों को दोनों पर भरोसा हो गया था। जब दीपक ने खुद को यूपीएफसी का अधिकारी बताया था तो बैंक अधिकारी ने खाता खोल दिया था, रकम भी ट्रांसफर कर दी थी। सीबीआई अब दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है जिससे पता चल सके कि वेदपाल और राजकुमार की मामले में क्या भूमिका है। अगर भूमिका पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आरोपियों ने 58 करोड़ रुपए खाते में रखे थे जबकि 6 करोड़ 95 लाख रुपए 6 खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। जब धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो बैंक ने सबसे पहले 58 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे जिससे वह पूरी रकम बच गई। वहीं जो 6 खातों में रकम भेजी गई थी उनमें से 4 करोड़ रुपए फ्रीज कर रिकवरी कर ली गई है। 2 करोड़ 95 लाख रुपए की रिकवरी बाकी है। बैंक इसकी प्रक्रिया कर रही है। वहीं उच्च अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मामले की जांच कराई जा रही है। यूपी के झांसी में कारोबारियों से घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार सेंट्रल जीएसटी के अफसरों की वरिष्ठ अधिकारियों से मिली भगत थी। छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर और दोनों अधीक्षकों ने इसी वजह से बरामद दस्तावेजों को कार्यालय में जमा नहीं कराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों को छापे से संबंधित रिपोर्ट तक नहीं भेजी थी। सीबीआई की पूछताछ में अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी और अजय कुमार शर्मा ने स्वीकार किया है कि छापे की कार्रवाई करोड़ों रुपए की उगाही के उद्देश्य से की गई थी। रिमांड के दौरान उनसे और उनके घरों में बरामद नकदी और चांदी को लेकर भी सवाल किए गए। दोनों ने बताया कि वकील नरेश कुमार गुप्ता के जरिए उनका संपर्क कारोबारियों से हुआ था जिससे मामला निपटाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए घूस दिलाने का भरोसा दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी ने छापे से जुड़ी जानकारी मुख्यालय को न देने के निर्देश दिए थे। सीबीआई आज फिर दोनों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की तस्करी में एसआईटी ने उन कारोबारियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन्होंने 1 लाख से अधिक सिरप की शीशियां बेची थी और एसआईटी ने ऐसे 30 कारोबारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। साथ ही उनके पासपोर्ट के जब्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। कफ सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कफ सिरप की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की जांच के साथ उन कारोबारियों की भूमिका का पता भी लगाया गया था जिन्होंने 1 लाख से अधिक सिरप की शीशियों का भंडारण और बिक्री की थी। जांच में सामने आया कि ये कारोबारी सिंडिकेट के इशारे पर फर्जी बिलिंग कर रहे थे। एसआईटी के निर्देश पर विवेचकों ने आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल का काम पूरा कर लिया है। उनको जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इनके तहत सोनभद्र पुलिस मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 30 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त करेगी। वाराणसी पुलिस भी शुभम जायसवाल की 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करेगी। वहीं लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और जौनपुर में अमित सिंह टाटा की संपत्तियों को भी जल्द ही जब्त किया जाएगा। अब तक 4 ऐसे तस्करों को चिन्हित किया गया है जो कफ सिरप में लेकर बांग्लादेश भेजते थे।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में 3 दिन से लापता एक युवा प्रेमी युगल के शव खेत में दफन मिले हैं। पुलिस ने जानकारी दी। आशंका है कि झूठी शान के नाम उन दोनों की हत्या की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाली काजल और उसके प्रेमी अरमान के शव गगन नदी के किनारे नीम करोली बाबा मंदिर के पास एक गड्ढे से बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि प्रेमी युगल करीब 2 साल से प्रेम संबंध में थे। पुलिस के अनुसार यह घटना कथित तौर पर 18 जनवरी की रात को हुई, जब महिला के परिवार वालों ने दोनों को उमरी सब्जीपुर गांव में उनके घर पर एक साथ देख लिया। और अंतिल ने कहा कि पूछताछ के दौरान काजल के भाइयों ने गुस्से में आकर काजल और अरमान को मारने और सबूत मिटाने के लिए शवों को दफनाने की बात कबूल की है। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तीसरे भाई की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अरमान के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया और चूंकि काजल और अरमान अलग अलग समुदाय के थे, इसलिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।